इस वीडियो में हम एफपीएससी की तरफ से जारी किया हुआ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इसका जो पोर्शन आज हम सॉल्व कर रहे हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड है, जहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और फिर नीचे कुछ सवाल हैं, और इसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो वाला पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व कर चुके हैं, जो आपको हमारी CSS बिगिनर्स गाइड की प्ले लिस्ट में बाकी तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। सवाल है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इफ यू वांट टू बी अ राइटर यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कही गई है कि अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना सीखें। अगर हम ख़ास तौर पे CSS की बात करें तो उसमें भी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी सवाल को सही आंसर करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए। और यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जो ऐसे का पेपर होता है उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं दोनों काउंट हो रहे होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर तो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगली बात है, ऑल गुड राइटर्स मेक सी थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। क्या करते हैं, क्योंकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो वो एक अलग नज़रिए से हमें चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो राइटर्स होते हैं। You may be writing about the same thing as your classmates, but your presentation must reflect your personality and individuality. जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आपका थॉट प्रोसेस बता रहा होगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वो आपकी इंडिविजुअलिटी को शोकेस कर रहा होगा। There are so many interesting subjects you can write about in different forms, but here we will try to attempt writing short stories. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि बहुत सारे genres होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम short stories के बारे में बात करेंगे। There is a good market for the following types. किन किन चीज़ों के बारे में शॉर्ट स्टोरीज डिमांड में हैं? वो है ह्यूमरस स्टोरीज, एडवेंचरस स्टोरीज, डोमेस्टिक स्टोरीज, mysteries and stories related to animals and strange experiences. Don't worry if your story turns out to be short. Some of the best stories are quite short. Be very careful about the climax or the end of the story. यहाँ पे ये बात है कि जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो क्लाइमेक्स और एंड के बारे में आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इट मस्ट बी व्हाट द रीडर फील्स, डिजायर्स, एक्सपेक्ट्स। ये ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में रीडर डर रहा हो या सोच रहा हो कि ऐसा होना चाहिए, या एक्सपेक्ट कर रहा हो, या फिर सबसे बेहतर तो ये होगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करे। जो अच्छा ड्रामा या स्टोरी होती है वो ऐसी होती है जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना किया हो। सो गेट डाउन टू इट। गेट डाउन फ्रेजल वर्ब है। गेट डाउन का मतलब होता है टू कमिट टू राइटिंग या डिस्क्राइब। थिंक ऑफ ए प्लॉट, मेक पॉइंट्स ऑन हाउ द स्टोरी विल प्रोग्रेस। यानी कि एक प्लॉट सोचिए, सोचिए कि आप किस तरह से स्टोरी लिखेंगे, एंड पेन इट डाउन, और उसको लिखना शुरू करें। पेन इट डाउन, पेन डाउन का मतलब भी लिखना होता है। अब ये पैराग्राफ हमने समझ लिया, बेसिकली इसके अंदर किसकी बात हुई है? राइटिंग की, शॉर्ट स्टोरीज की, और कुछ टिप्स हैं कि कैसे लिखना चाहिए, और ये बताया गया है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, और जो जो हम लिखते हैं वो हमारी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी को जाहिर करता है। अब हम सवालों को पढ़ेंगे। जब आपकी रीडिंग ज़्यादा होगी तो आप जैसे ही पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या बात कही गई है। रीडिंग को अपनी रूटीन बना लें, रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूर रीड किया करें, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, चाहे वो प्रेसी का पैराग्राफ हो, चाहे वो इस तरह का कोई कॉम्प्रिहेंशन हो, या फिर जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप रीड करते हैं उतना लैंग्वेज की ग्रिप अच्छी होती जाती है, उतना आपके लिए वो चीज़ें आसान होती जाती हैं, एक रूटीन में आ जाती हैं, आपको जल्दी समझ आ जाती हैं चीज़ें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर इज़ दैट, क्या है? यू मस्ट हैव अ पेन एंड पेपर, you must have a degree in writing. You must have a painful heart. You must learn to develop your own point of view. तो ये सही आंसर है कि you must learn to develop your own point of view, जो कि सबसे पहली बात यहाँ पे कही गई थी कि if you want to be a writer, you must learn to develop your own point of view. आप कैसे कोई चीज़ लिखेंगे जब आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होगा? आप क्या लिखेंगे? ये तो फिर अगर किसी और का लिखा हुआ लिखना है या किसी और की सोच लिखनी है तो फिर वो कॉपी हो जाएगा। तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूरी है जब आप एक राइटर हों। अगला है सवाल 67। द नरेटर एडवाइजेस द रीडर टू राइट इन ऑर्डर टू अर्न ए लाइवलीहुड।
हमने देखा कि इसके अंदर लाइवलीहुड की बात नहीं की गई है पैराग्राफ में। मेक हिम फेमस अमंग हिज पीपल, ये बात भी नहीं कही गई है। शो हिज इंटेलिजेंस टू अदर्स, एनकरेज हिम टू बिकम ए राइटर। तो यहाँ पर वो एनकरेज कर रहा है टू बिकम ए राइटर, जब यहाँ पे ये बात कही गई है कि डोंट वरी इफ योर स्टोरी टर्न्स आउट टू बी शॉर्ट। या फिर यहाँ पे जब ये बात कही गई है कि देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यू कैन राइट अबाउट इन डिफरेंट फॉर्म्स, और फिर ये कि सो गेट डाउन टू इट, थिंक ऑफ ए प्लॉट। तो ये सारी बातें एनकरेज कर रही हैं कि जो है टू बिकम ए राइटर। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सही जवाब है वो ये है। अगला सवाल है नंबर 68। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू रीड हॉरर स्टोरीज, सोशल स्टोरीज, लव स्टोरीज, ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज। तो यहाँ पर सोशल हॉरर स्टोरीज और लव स्टोरीज की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो हमने देखा था किस तरह की स्टोरीज डोमेस्टिक थी, मिस्ट्रीज थी, एडवेंचरस थी, ह्यूमरस थी। तो ह्यूमरस और एडवेंचरस स्टोरीज इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है ए सक्सेसफुल राइटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट हिज पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, his handwriting, his showy nature, his superiority to others। तो इसका सही जवाब है his personality and individuality। जैसे कि हमने उस पैराग्राफ में देखा था कि पहले आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, और जैसे सबको एक ही टॉपिक दिया गया है, जैसे ऐसे का पेपर है तो बहुत सारे लोग एक टॉपिक को अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उनका अपना स्टैंस, उनकी अपनी थॉट्स और उनका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा और जो लिखने का अंदाज होगा वो उनको दूसरों से मुख्तलिफ बनाएगा। तो पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी किसी इंसान की जो राइटिंग होती है उसको वो डिपिक्ट करी होती है। द फ्रेज पेन इट डाउन हियर मीन्स, अब जैसे हमने देखा था कि दो फ्रेजल वर्ब्स थे, एक था गेट डाउन और एक था पेन डाउन। तो पेन डाउन का मतलब होता है लिखना, टू राइट। ये इसका सही जवाब है। तो ये सवाल हो गए क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक। 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पैराग्राफ में से हैं। अब हम आगे चलते हैं। सिलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अब अगर आपकी राइटिंग ज्यादा होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल dash for animal life, while carbon dioxide is equally dash for plant life। ऑप्शंस के ऊपर देखने से पहले आप खुद सोचिए कि इस लाइन में क्या चीजें, किस तरह का लफ्ज फिट आ सकता है। कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इज असेंशियल डैश फॉर एनिमल लाइफ, एसेंशियल एलिमेंट हो सकता है फॉर एनिमल लाइफ, ठीक है। उसके बाद है वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वली डैश फॉर प्लांट लाइफ। एनिमल लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्सीजन एक एसेंशियल एलिमेंट है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ। तो इनसे मिलते जुलते वर्ड्स यहाँ पर होने चाहिए ऑप्शंस में। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला जो है ऑप्शन चॉइस यानी कि इंतखाब है। इज इट चॉइस, एसेंशियल चॉइस है क्या ऑक्सीजन एनिमल लाइफ के लिए? नो, इट इज नॉट एसेंशियल चॉइस। किसी भी एनिमल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये उसकी चॉइस नहीं है। इट इज एसेंशियल एलिमेंट, तो चॉइस नहीं हो सकता यहाँ पर। अगला इसका जो दूसरा है, इक्वली ऑप्शनल फॉर प्लांट लाइफ। इज इट ऑप्शनल फॉर प्लांट लाइफ? क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ऑप्शनल है? नहीं, वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखते हैं बी, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कहते हैं नकलगिरी को या नकल बनाने को, और सिलेक्टिव कहते हैं इंतखाबी। अब हम यहाँ पे ये लगा कर देखते हैं ऑप्शंस। द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल डुप्लीकेशन फॉर एनिमल लाइफ। इज इट डुप्लीकेशन? नो। इसका मतलब है कि ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हम थर्ड देख लेते हैं, सी, लग्जरी। द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल लग्जरी फॉर एनिमल लाइफ। क्या वो लग्जरी है ऑक्सीजन एनिमल लाइफ के लिए? लग्जरी जिसको हम पुरतायुश किसी चीज के लिए या ऐशो इशरत कहते हैं। और उसके बाद है वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वली हार्मफुल फॉर प्लांट लाइफ। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। कोई भी ऑप्शन हम उस वक्त चूज करेंगे जब ये दोनों जो हैं
ये फिट होंगे। अगर इन दोनों में से भी कोई एक, अगर एक सही है और जो दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक को कर रहा है फिल, वो ठीक नहीं लग रहा, तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जवाब नन ऑफ दीज है। अगला सवाल देखते हैं 72। बैचलर्स रेपुटेशन एज डैश नॉवेलिस्ट encouraged hopes that his political thriller would offer more dash characterization than are usually found in the genre। तो बैचलर्स यहाँ पे एक राइटर का नाम है कि बैचलर्स रेपुटेशन एज डैश नॉवेलिस्ट encouraged hopes that his political thriller would offer more dash characterization than are usually found in the genre। यहाँ पर एक तरह से इस जो राइटर है उसकी रिप्यूट के बारे में बात किया जा रहा है कि वो एक तरीके के नॉवल लिखता है। नॉवलिस्ट एनकरेज्ड होप्स दैट his political thriller would offer more dash characterization than are usually found in the genre। उसकी तारीफ हो रही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। बैचलर्स रेपुटेशन एज ए सीरियस यानी कि संजीदा नॉवलिस्ट एनकरेज्ड होप्स दैट हिज पॉलिटिकल थ्रिलर वुड ऑफर, वो एक सीरियस नॉवलिस्ट है। यहाँ पर ये अगर हम लफ्ज लगाएं तो उसका ये मतलब बनेगा। और हिज पॉलिटिकल थ्रिलर वुड ऑफर मोर, सटल का मतलब होता है लतीफ, नर्म यानी या धीमा होना। सो वुड ऑफर मोर सटल कैरेक्टराइजेशन देन आर यूजुअली फाउंड इन द जॉनर। तो जब उसने पॉलिटिकल थ्रिलर लिखा तो इस नीश से रिलेटेड और जो राइटर्स हैं उनसे वो थोड़ा सटल होगा। उसके बाद जो ऑप्शन बी है उसमें है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है जिसके जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। कोई चीज़ जब प्रोलिफरेट हो रही होती है तो वो बहुत कसीर तादाद में प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जरखेज, समर आवर, वाफर, इन सब को प्रोलिफिक की ट्रांसलेशन कहा जा सकता है। और एक्यूरेट कहते हैं ठीक और दुरुस्त को। अब हम यहाँ पे प्रोलिफिक लगाकर देखते हैं। बैचलर्स रेपुटेशन एज ए प्रोलिफिक नॉवेलिस्ट एनकरेज्ड होप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वो नॉवल लिखता है। A novelist encouraged hopes that his political thriller would offer more accurate characterization than are usually found in the genre। उसके बाद है अगला बैचलर्स रेपुटेशन एज ए maturing novelist, यानी कि पुख्ता होता हुआ नॉवलिस्ट encouraged hopes that his political thriller would offer more sweeping characterization। sweeping का मतलब है तेजी से गुजरना। तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो जाता है, ये ठीक नहीं लग रहा, ये स्वीपिंग वाला। बी देखते हैं, ए प्रोलिफिक एंड एक्यूरेट। एक्यूरेट तो यहाँ पर सूटेबल लगता है, लेकिन प्रोलिफिक का जो मतलब है वो यहाँ पर इतना सूटेबल नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि जो सीरियस और सटल वाला है ये यहाँ पर बेस्ट सूट करता है। बैचलर्स रेपुटेशन एज ए सीरियस नॉवेलिस्ट एनकरेज्ड होप्स दैट हिज पॉलिटिकल थ्रिलर वुड ऑफर मोर सटल कैरेक्टराइजेशन देन आर यूजुअली फाउंड इन द जॉनर। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। The repeated breakdown negotiations only dash the view that the two sides were not truly committed to the goal of dash a military confrontation। सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं established और escalating। established कहते हैं मुस्तकिल बुनियादों पर उस्तवार करना और escalate कहते हैं बढ़ना। सो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे पुट करके देखते हैं। The repeated breakdown of negotiations only established the view that the two sides were not truly committed to the goal of escalating a military confrontation। Negotiations का बार बार ब्रेक होना ये बात इस्टेब्लिश करता है कि फरीकैन इस बात के लिए विलिंग नहीं नजर आते कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बढ़े। बढ़ती हुई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का जो गोल है उसके लिए वो कमिटेड नहीं नजर आते। दूसरा ऑप्शन है री इन्फोर्स्ड एंड एवर्टिंग। री इन्फोर्स का मतलब होता है इजाफा करना और एवर्ट का मतलब होता है मोड़ना या फिर दूर करना। री इन्फोर्स का मतलब स्ट्रेंथन करना भी होता है। The repeated breakdown of negotiations only reinforced the view, यहाँ पे strengthen भी लगा के देख सकते हैं आप, the view that the two sides were not truly committed to the goal of averting a military confrontation। यहाँ पर इसका मतलब बनेगा कि बार बार बातचीत का ब्रेक डाउन होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि फरीकैन ये नहीं चाहते कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन रुके या ख़त्म हो। उसके बाद है
अंडरमाइंड और अवॉइडिंग। अंडरमाइन का मतलब होता है मजरूह या और अवॉइडिंग का मतलब होता है गुरेज करना। The repeated breakdown of negotiations only undermined the view that the two sides were not truly committed to the goal of avoiding a military confrontation. यहाँ पर अवॉइडिंग का तो वर्ड ठीक लग रहा है, लेकिन अंडरमाइन का वर्ड यहाँ पर सही सूट नहीं कर रहा। और जो ए ऑप्शन है उसके अंदर एस्टेब्लिश्ड का वर्ड ठीक है, लेकिन एस्केलेटिंग का वर्ड यहाँ पर नहीं सही मीनिंग कन्वे कर रहा। तो इसका मतलब है कि जो बिल्कुल ठीक आंसर है वो रीइंफोर्स और एवर्टिंग है, क्योंकि रीइंफोर्स्ड का वर्ड यहाँ पर और एवर्टिंग का वर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही फिट आ रहा है। Number 74. To the dash of those who in bygone years tiptoed their way past poinsettia displays for fear of causing leaves to fall, breeders have developed more dash version of the flower. तो जो यहाँ पर एक फ्लावर की बात हो रही है जो कि poinsettia है, और यहाँ पर क्या बात हो रही है, टू द डैश ऑफ दोज हु इन बायगॉन ईयर्स टिपटोड देयर वे पास्ट पॉइंसेटिया डिस्प्ले फॉर फियर ऑफ कॉजिंग लीव्स टू फॉल। पहले लोग इस चीज़ के बारे में परेशान होते थे कि उसके पत्ते गिर जाते हैं, वो जो पॉइंसेटिया फ्लावर है। ब्रीडर्स हैव डेवलप मोर डैश वर्जन ऑफ द फ्लावर। तो लोगों ने अब ज़्यादा डैश वर्जन ऑफ द फ्लावर कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर फिट करके देखते हैं, टू द डिसमे ऑफ दोज हु इन बायगॉन ईयर्स, और दूसरा यहाँ पे फ्रेगनेंट लगा के देखते हैं। डिसमे का मतलब होता है खौफजदा होना, और फ्रेगरेंट का मतलब होता है खुशबूदार या महकदार। तो अब यहाँ पर बात हो रही है पत्ते गिरने की। टू द डिसमे ऑफ दोज हु इन बायगॉन ईयर्स, उन लोगों के लिए एक काइंड ऑफ बुरी खबर है। टू द डिसमे ऑफ दोज हु इन बायगॉन ईयर्स यानी कि पिछले सालों में tiptoed their way past poinsettia displaced for fear of causing leaves to fall, breeders have developed more fragrant versions of the flower. क्या फ्रेगरेंट वर्जन्स बनाने से फ्लावर के पत्ते गिरना बंद हो जाएंगे? नहीं, पत्ते गिरना बंद करने का फ्रेगरेंस से ताल्लुक नहीं है। उसके बाद है अगला ऑप्शन, रिलीफ और ड्यूरेबल। रिलीफ का मतलब होता है तकलीफ दे बोझ से निजात, और ड्यूरेबल का मतलब होता है देरपा या फिर पायदार। अब हम ये लगा कर देखते हैं, टू द रिलीफ ऑफ दोज हु इन बायगॉन ईयर्स tiptoed their way past poinsettia displays for fear of causing leaves to fall, breeders have developed more durable versions of the flower. उन लोगों की आसानी के लिए जिन्होंने पिछले सालों में ये उनको प्रॉब्लम्स थे, fear of causing leaves to fall, breeders have developed, अब breeders ने क्या कर लिया है, more durable versions बना लिए हैं फ्लावर के। तीसरा ऑप्शन है सरप्राइज एंड alluring। सरप्राइज का मतलब है ताज्जुब और alluring का मतलब है दिल फरेब। To the surprise of those who in bygone years tiptoed their way past poinsettia displays for fear of causing leaves to fall, breeders have developed more alluring versions of the flower. ज़्यादा खूबसूरत वर्जन्स बना लिए हैं। उन लोगों को बहुत ताज्जुब होगा इस बात पर जो कि पिछले सालों में इन चीज़ों के ऊपर परेशान होते थे। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें सरप्राइज का वर्ड तो ठीक है, टू द सरप्राइज ऑफ दोज हम लगा सकते हैं, लेकिन जो एलोरिंग का वर्ड है दिल फरेब, क्या दिल फरेब फूल हो तो उसके पत्ते नहीं गिरेंगे? गिर जाएंगे ना, तो एलोरिंग का वर्ड यहाँ पर नहीं फिट आ रहा। इसी तरीके से जब हम डिसमे देखते हैं तो डिसमे ऑफ दोज यहाँ पर सूट नहीं करता। फिर ये कि जो ये बी ऑप्शन है इसके अंदर अगर हम रिलीफ लगाएं यहाँ पर और ड्यूरेबल यहाँ पर लगाएं कि उन लोगों को अब इस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनको इस बोझ से निजात मिल गई है कि वो उस बात पर डरते थे कि पत्ते उसके गिर जाते हैं उस फ्लावर के, तो ब्रीडर्स हैव नाउ डेवलप मोर ड्यूरेबल वर्जन ऑफ द फ्लावर। तो ये वाला जो ऑप्शन है बी, ये सही ऑप्शन है। Number 75. Fans who believe that the players' motivations are not dash would be dash to learn that they now charge for their signatures. यहाँ पे बात हो रही है कि वो फैंस जिनको ये लगता है कि जो खिलाड़ी हैं उनकी मोटिवेशन मनी नहीं है, यहाँ पे आई बिलीव मनी होना चाहिए। उनको इस बात के बारे में अवेयर होना चाहिए या उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए, टू लर्न दैट दे नाउ चार्ज फॉर देयर सिग्नेचर, के अब वो साइन करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो उसके पैसे लेते हैं। चार्ज फॉर देयर सिग्नेचर्स, इस चार्ज से हमने यहाँ पे ये गेस किया कि यहाँ पर मनी वाली चीज़ होगी।
तो यहाँ पर हम इसके देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ सर्विंग एंड विंडिकेटेड। सेल्फ सर्विंग का मतलब होता है अपने आप में दिलचस्पी होना या फिर खुद खिदमती। और जो दूसरी फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन है वो है इल्जामात से बरी करना या फिर सही साबित करना। Fans who believe that the players' motivations are not self-serving, यानी कि उनको अपने आप में दिलचस्पी नहीं है, would be vindicated, यानी कि यहाँ पे vindicated जिसको हम कहेंगे justified। तो justified आप लगा कर देख लें, justified to learn that they now charge for their signatures, कि उनको ये बात सीखने की ज़रूरत है कि now they charge for their signatures। अब अगला ऑप्शन है टिपिकल, मिसाली ना होना, और डिसइल्यूजन का मतलब है फरेब से निकालना। फैंस हु बिलीव दैट प्लेयर्स मोटिवेशंस आर नॉट एटिपिकल। टिपिकल का मतलब होगा मिसाली या किसी चीज़ का एक नमूना होना, और एटिपिकल जब वो चीज़ मिसाली ना हो या किसी चीज़ का नमूना ना हो तो ये मतलब होगा। और सो फैंस हु बिलीव दैट द प्लेयर्स मोटिवेशंस आर नॉट एटिपिकल would be disillusioned to learn that they now charge for their signatures। अगला है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का हमने अपने वर्ड ऑफ द डे की प्लेलिस्ट में भी कवर किया था। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है कि बगैर गर्ज के किसी की मदद करना, रज़ाए इलाही के लिए या बेगर्ज होकर। और अनसरप्राइज्ड, जो चीज़ आपको हैरान ना करे, जिस चीज़ पर आपको ताज्जुब ना हो। मोटिवेशन, तो यहाँ पर आएगा फैंस हु बिलीव दैट प्लेयर्स मोटिवेशंस आर नॉट एल्ट्रुइस्टिक। उनकी मोटिवेशंस जो हैं वो बेगर्ज नहीं हैं। would be dash to learn unsurprised to learn that they now charge for their signatures। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। अब हम इस ऑप्शन के ऊपर आते हैं जो बी है। इसमें एटिपिकल है और डिसइल्यूजन है। तो एटिपिकल का मतलब यहाँ पर फिट नहीं आता, और डिसइल्यूजन का भी, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने ये विंडिकेटेड लगाया था जिसका मतलब है जस्टिफाइड, तो यहाँ पर उसका सही मीनिंग कन्वे होता है वुड बी जस्टिफाइड टू लर्न। उनके लिए ये सीखना ज़रूरी होगा कि दे नाउ चार्ज फॉर देयर सर्विसेज। तो यहाँ पर डिसइल्यूजन का मतलब जो है वो फरेब से निकलना, डिसइल्यूजन टू लर्न, ये सही मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। तो इसलिए जो सेल्फ सर्विंग है, जिसका मतलब है कि अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देना, अपने आप में दिलचस्पी देना, खुद खिदमती, तो ये। और विंडिकेटेड जिसका मतलब है यहाँ पे जस्टिफाइड, तो वो सही होगा। ये लगा के हम दोबारा से रीड करते हैं। फैंस हु बिलीव दैट द प्लेयर्स मोटिवेशंस आर नॉट सेल्फ सर्विंग, जिनको ये लगता है कि उनकी मोटिवेशंस जो हैं वो अपने प्रायोरिटी नहीं है, उनका सेल्फ प्रायोरिटी नहीं है। जिन फैंस को ये लगता है कि वो प्लेयर्स जिनकी अपनी ज़ात प्रायोरिटी नहीं है, वुड बी जस्टिफाइड टू लर्न, उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल जस्टिफाइड होगी सीखने के लिए, दे दे नाउ चार्ज फॉर देयर सिग्नेचर्स, कि अब वो अपने सिग्नेचर्स का चार्ज करते हैं, उनके लिए पैसे लेते हैं। तो ये वाली लाइन इस ऑप्शन ए के साथ सही मीनिंग कन्वे कर रही है, और इसलिए ये राइट ऑप्शन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।